हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस क्लास में लगभग 50 प्रश्न एमसीक्यू करवाए जाएंगे। साथ में आप भी ट्राई किया करो 50 में से आपके सही कितने रहे। इसमें पहले से टिक लगा के इसलिए लाए जाते हैं कि साथ में आप भी ट्राई क्या करो। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 1, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। एक वयस्क मानव है, उसका हृदय का औसत वजन कितना रहता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 240 ग्राम, ऑप्शन 2 300 ग्राम, ऑप्शन थर्ड है 255 ग्राम, ऑप्शन फोर्थ है 390 ग्राम। तो एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना रहता है? ये लगभग में 300 ग्राम के आसपास रहता है। आरआरबी 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, किसने दिया था ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है जीजे मेंडल ने, ऑप्शन 2 जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने, ऑप्शन थर्ड है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन फोर्थ रॉबर्ट हुक ने। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। आप लास्ट में ये पुरकिंजे भी याद रख सकते हो। पुरकिंजे से कई बार इसके ये फुल फॉर्म पूरा नाम है इनका, जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे भी ऑप्शन में कई बार ही मिलता है। तो पुरकिंजे आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? इनमें से पशु उत्तक कौन सा नहीं है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है मैरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन 2 है त्वचीय उत्तक, ऑप्शन थर्ड पेशी उत्तक, ऑप्शन फोर्थ है संयोजी उत्तक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैरिस्टेमेटिक उत्तक, ये पादप उत्तक है। कौन सा है? पादप उत्तक है, जंतु उत्तक नहीं है, पशु उत्तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। आरआरबी 2021 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल परीक्षण किस रोग के लिए बताना। ऑप्शन फर्स्ट है कैंसर, ऑप्शन 2 एड्स, ऑप्शन थर्ड टाइफाइड, ऑप्शन फोर्थ है यक्ष्मा। तो विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे यूरिया वगैरह को हटाने के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है जिगर, ऑप्शन 2 गुर्दा, ऑप्शन थर्ड है फेफड़े, ऑप्शन फोर्थ है ग्नैस है। तो कौन सा अंग जिम्मेदार है नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिया वगैरह हटाने के लिए? तो गुर्दा है, किडनी। ये कितने जोड़ी रहता है मानव में? तो एक जोड़ी रहता है, उपस्थित रहता है। कितने? एक जोड़ी। प्रश्न संख्या 6, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है मूलर ने, ऑप्शन 2 वाल्डेयर ने, ऑप्शन थर्ड है मेंडल ने, ऑप्शन फोर्थ है सूटन एवं बावेरी ने। तो गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? सूटन एवं बावेरी ने दिया था। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मच्छर, ऑप्शन 2 मकड़ी, ऑप्शन थर्ड है घरेलू मक्खी, ऑप्शन फोर्थ है खटमल। तो कौन सा इसमें से कीट नहीं है? तो मकड़ी है, ये कीट नहीं है। प्रश्न संख्या 8, लसिका लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में खाली जगह पर आक्रमण करता है। ये किस पर आक्रमण करता है? लिम्फ लसिका, ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है कवक, ऑप्शन 2 विषाणु, ऑप्शन थर्ड प्रोटोजोआ, ऑप्शन फोर्थ जीवाणु। तो रक्त में उपस्थित हानिकारक ये जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 9, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन दे रखा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन सी, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन थर्ड है विटामिन ए, ऑप्शन फोर्थ है विटामिन के। तो किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। कई बार विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एक्स याद रखना है।
इसके मुख्य स्रोत कौन से? सिट्रस फ्रूट होता है, वो सारे इसके मुख्य स्रोत होते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है खसरा, ऑप्शन 2 कोढ़, ऑप्शन थर्ड है स्कर्वी, ऑप्शन फोर्थ है मधुमेह। तो इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कोढ़ या कुष्ठ रोग। कोढ़ भी आ सकता है, कुष्ठ रोग भी आ सकता है, कुष्ठ रोग। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। मधुमेह ये रक्त में शर्करा की उच्च मात्रा के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? खसरा है, ये विषाणु जनित रोग है। किसकी वजह से होता है? ये विषाणु जनित वायरस जनित रोग है। स्कर्वी ये विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की वजह से होता है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 11, दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। जो दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मोडियम विवैक्स से, ऑप्शन 2 है प्लाज्मोडियम ओवेल से, ऑप्शन थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरिया से, ऑप्शन फोर्थ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। तो दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? यह ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RSRTS 2011-21 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 12, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है त्वचा, ऑप्शन 2 लाल रुधिर कोशिका को, ऑप्शन थर्ड है मस्तिष्क और ऑप्शन फोर्थ क्या? फेफड़े। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का जो कारक विषाणु है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 13, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि खाली जगह है, उसका गर्भस्थ शिशु खाली जगह है। तो यदि RH रक्त समूह है तो माता का शिशु है विसंगति की समस्या कब उत्पन्न होगी? अगर जो माता है वो RH हीन होगी, यानी कि RH हीन यानी RH नेगेटिव माता होगी, और जो शिशु है वो क्या RH सहित यानी RH पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा, तब ये प्रॉब्लम होगी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकोरमाइकोसिस, ऑप्शन 2 रेबीज, ऑप्शन थर्ड प्लेग, ऑप्शन फोर्थ है SARS। तो इसमें जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, म्यूकोरमाइकोसिस। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में विटामिन C एवं E, ऑप्शन 2 में विटामिन A और C, ऑप्शन थर्ड है विटामिन A और D, ऑप्शन फोर्थ है विटामिन B12 और विटामिन D। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? याद रखना एडेक, क्या याद रखना? एडेक, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। और विटामिन B और C, विटामिन B पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया और C ये दोनों जल में घुलनशील होता है। किस में? जल में। ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। अभी आपको वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है, तो इसमें से A और D, ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, विटामिन जो वसा में घुलनशील है A और D। इसके अलावा C जल में घुलनशील है, ये भी जल में घुलनशील है, और ये इधर B आ गया तो जो जल में घुलनशील है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से स्त्री जननांग कौन नहीं है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है अंडाशय, ऑप्शन 2 अंडवाहिनियाँ, ऑप्शन थर्ड है गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन फोर्थ है पुंकेसर। तो मानव में स्त्री जननांग अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, पुंकेसर। ये मानव स्त्री जननांग नहीं है, ये पुष्प में नर जननांग है। किस में? पुष्प में नर जनन
अंग है, किसमें? पुष्प में होता है। अंडवाहिनी अंडाशय और गर्भाशय ग्रीवा, ये मानव स्त्री जननांग से संबंधित अंग है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत किंगडम मोनेरा से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है डाइटम, ऑप्शन 2 यूग्लिना, ऑप्शन 3 है एनाबिना, ऑप्शन 4 है यूलोथ्रिक्स। तो मोनेरा जगत से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, एनाबिना। प्रश्न संख्या 18, वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिरक्षी, ऑप्शन 2 प्रतिरक्षा, ऑप्शन 3 है गाय, ऑप्शन 4 है गिनी पिग। तो वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किस लैटिन शब्द से? तो गाय से हुई है। अर्थ क्या होता है? गाय अर्थ होता है। और किससे हुई है? लैटिन शब्द वैक्सा होता है। क्या होता है? वैक्सा से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ मतलब क्या होता है? गाय होता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 है अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन 3 है कोशिका भित्ति, ऑप्शन 4 है लयनकाय। तो इसमें से कोशिका भित्ति है, ये पादप कोशिका में होती है। किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित रहती है, पादप कोशिका में उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है स्नायु, ऑप्शन 2 कंडरा, ऑप्शन 3 है चिकनी पेशी, ऑप्शन 4 है उपास्थि। तो इसमें चिकनी पेशी है, ये संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 21, पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ है। ऑप्शन फर्स्ट अमाशय रस, ऑप्शन 2 कॉफी, ऑप्शन 3 है सेब का रस, ऑप्शन 4 है कार की बैटरी का तरल। तो इसमें 7 से कम वाले पीएच वाले कण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है केवल 1 और केवल 2, ऑप्शन 2 है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन 3 है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन 4 क्या उपयुक्त सभी। तो 7 से कम यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति वाले, 7 से कम क्या होता है? अम्लीय गुण वाले। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। इस चारों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है बेरियम, ऑप्शन 2 लोह, ऑप्शन 3 है टंगस्टन, ऑप्शन 4 है पैलेडियम। तो हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। या इसके जगह निकेल भी ऑप्शन में मिल सकता है, निकेल या पैलेडियम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों में से ऑप्शन में मिल सकता है पैलेडियम या निकेल। प्रश्न संख्या 23, ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन फर्स्ट है वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रचादित कार्बन, ऑप्शन 3 है पोटेशियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन है, ऑप्शन 4 है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन है। तो ब्लू कार्बन क्या है? ये महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 24, टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक विलयन है। ऑप्शन 2 है आयोडीन को अल्कोहल जल मिश्रण से में रखा जाता है। ऑप्शन 3 है आयोडीन की सांद्रता अत्यंत भिन्न होती है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन अ क्या है? 1, ऑप्शन 2 दूसरा कथन है, ऑप्शन 3 कथन नंबर 3 और ऑप्शन 4 क्या है? द क्या है? कोई नहीं। तो इसमें से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर स राइट रहेगा। 3 है ये राइट है। प्रश्न संख्या 25, एक शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बादलों से बना है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरीन, ऑप्शन 2 है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन 3 है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 4 ब्रोमीन। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने
घने एवं पीतवर्णी बादलों से बना हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या रहता है? H2SO4। H2SO4 इसका फॉर्मूला रहता है। प्रश्न संख्या 26, रुधिर, अंग, शुक्राणु जैसे जैव ऊतकों के भंडारण के लिए निम्न तापमान अपेक्षित होता है, जिसे किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है द्रव वायु, ऑप्शन 4 है हीलियम। तो रुधिर, अंग, शुक्राणु वगैरह को जब उनको निम्न तापमान पर भंडारित करना होता है तो किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है द्रव नाइट्रोजन में। उसका टेम्परेचर तापमान कितना रखा जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। प्रश्न संख्या 27, गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ में दूसरी मिश्र गैस कौन सी होती है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरीन, ऑप्शन 2 हीलियम, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन 4 है ओजोन। तो नाइट्रोजन के साथ में दूसरी गैस कौन सी मिलाई जाती है? हीलियम मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 28, किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन मार्जरीन में रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन 2 क्लोरीन गैस, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन गैस। यानी किसके प्रयोग से जो तरल वनस्पति तेल है उसको कृत्रिम मक्खन में रूपांतरित या वनस्पति घी में रूपांतरित किया जाता है? तो कौन से? हाइड्रोजन गैस के रूप में रूपांतरित किया जाता है। किसके उपयोग से? हाइड्रोजन गैस। और इसके उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो निकल और पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्प्रेरक के रूप में निकल और पैलेडियम। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैस का रंग हाइड्रोजन गैस का रंग है? इन 4 ऑप्शन में से हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हल्का पीला, ऑप्शन 2 नारंगी, ऑप्शन 3 काला, ऑप्शन 4 है रंगहीन। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समाकृतिक है? ऑप्शन फर्स्ट है कोक, ऑप्शन 2 हीरक, ऑप्शन 3 है ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 है कोयला। तो कार्बन का अपरूप जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समाकृतिक कौन सा है? ये हीरक है, डायमंड है। कौन सा? हीरक या डायमंड। प्रश्न संख्या 31, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 2 मीथेन, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कौन सी गैस करती है? तो एक से अधिक करती है गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 32, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? उसका कारण क्या है? कि शुष्क कोई HCl गैस है उस लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, उसका रीज़न बताना। ऑप्शन फर्स्ट है सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। ऑप्शन 2 है कोई H3O आयन हाइड्रोनियम आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन 3 है HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC 2023 में प्रश्न बना हुआ है। तो शुष्क HCl गैस है हाइड्रोक्लोरिक गैस, वो शुष्क लिटमस पत्र पर रंग परिवर्तन क्यों नहीं करती? उसका रीज़न है ऑप्शन नंबर 2 कोई भी हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे और इसकी वजह से वो रंग में परिवर्तन नहीं करती है। प्रश्न संख्या 33, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को अलग करना है। हीरे और ग्रेफाइट के उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन है 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी गलत है। और ऑप्शन 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो
राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं सही नहीं है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? उच्च क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट एंथ्रेसाइट, ऑप्शन 2 पीट, ऑप्शन 3 लिग्नाइट, ऑप्शन 4 है बिटुमिनस। तो उच्चतम क्वालिटी वाला कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? ऑप्शन फर्स्ट है 79%, ऑप्शन 2 है 21%, ऑप्शन 3 है 39%, ऑप्शन 4 है 10%। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? 21% के आसपास मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन 78% के आसपास वायुमंडल में उपस्थित रहती है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 2 जल वाष्प, ऑप्शन 2 क्या है? जल वाष्प, ऑप्शन 3 है कार्बन ऑक्साइड, ऑप्शन 4 है मेथेन। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, जल वाष्प। प्रश्न संख्या 37, व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ कोयला तो एंथ्रेसाइट रहता है, लेकिन व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बिटुमिनस, ऑप्शन 2 एंथ्रेसाइट, ऑप्शन 3 है लिग्नाइट, ऑप्शन 4 है पिट। तो व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? बिटुमिनस होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट रहेगा। और सबसे घटिया क्वालिटी पिट की रहती है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत को अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिकतर कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ऑप्शन 2 है कार्बन यौगिक में आबंधन सहसंयोजन होता है, ऑप्शन 3 है ग्रेफाइट का उपयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन 4 है हीरक कार्बन का एक अपरूप है। तो इसमें गलत को अलग करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, अधिकतर कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। प्रश्न संख्या 39, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चीनी, ऑप्शन 2 बुझा हुआ चूना, ऑप्शन 3 है नमक, ऑप्शन 4 है रेत। तो किसमें उपस्थित सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, रेत या बालू। प्रश्न संख्या 40, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है हीरा, ऑप्शन 2 फुलरिन, ऑप्शन 3 ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 है कोयला। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा, ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। प्रश्न संख्या 41, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है किसमें? शहतूत रेशम के उत्पादन में। ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 है तमिलनाडु। तो सबसे अधिक शहतूत रेशम का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है नेफेड, ऑप्शन 2 स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन 3 है इफ्को, ऑप्शन 4 है MMTC। तो कौन सी संस्था है जो कृषि पदार्थ के निर्यात से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, MMTC इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है पटसन, चना एवं अलसी, ऑप्शन 2 है मसूर, जई एवं ढेंचा, ऑप्शन 3 है कपास, जूट और सनई, ऑप्शन 4 है जूट, गेहूँ और कपास। तो रेशे वाली फसलों से संबंधित कौन सा युग्म है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, कपास, जूट और सनई है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ऑप्शन फर्स्ट है मूंगफली, ऑप्शन 2 सोयाबीन, ऑप्शन 3 है सूरजमुखी, ऑप्शन 4 है तिल।
तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल किस में होता है? सोयाबीन में रहता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 45, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में जो सिंचाई होती है नलकूप और कूप से अधिक होती है, ये बताना। उत्तर प्रदेश ऑप्शन 2 है, मध्य प्रदेश ऑप्शन 3 है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन 4 है, पंजाब। तो किस राज्य में नलकूप या कूपों से अधिक सिंचाई होती है दूसरे राज्यों के कंपेयर में? तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 46, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? लवण से प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, ये बताना। ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 है गुजरात, ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है लवण प्रभावित मृदा का? तो गुजरात रहेगा। गुजरात में कच्छ के आसपास का इलाका है वो लवण प्रभावित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में पटसन जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती, ये बताना है। ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है ओडिशा, ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश। तो किस में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। आंध्र प्रदेश में सार्थक रूप से जूट की खेती नहीं की जाती है। प्रश्न संख्या 48, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन 1 है बागवानी फसलें, ऑप्शन 2 नकदी फसलें, ऑप्शन 3 है खाद्य फसलें, ऑप्शन 4 है वृक्षारोपण फसलें। तो भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल में आते कौन सी फसल किस श्रेणी में आती है? ये वृक्षारोपण फसलें हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। आरआरबी 2021 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 49, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा को प्राकृतिक उर्वरता प्रदान करने वाली फसलें कौन सी कहलाती है? ऑप्शन 1 है नकदी फसलें, ऑप्शन 2 फलीदार फसलें, ऑप्शन 3 है बागवानी फसलें, ऑप्शन 4 है तंतुमय फसलें। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा को प्राकृतिक उर्वरता प्रदान करने वाली फसलें कौन सी हैं? फलीदार फसलें। जितनी भी फलीदार फसलें हैं दालें कुल, उसके जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? ऑप्शन 1 गुलाबी, ऑप्शन 2 भूरा, ऑप्शन 3 काला, ऑप्शन 4 है सुनहरा। तो उर्वरक क्रांति से संबंधित रंग कौन सा है? भूरा या दूसरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।